हेलो दोस्तों, 18 सितंबर 2023 भारत के नए संसद में एक नए विशेष सत्र का आयोजन। चारों ओर चर्चाएं होती हैं कि इस बार मोदी सरकार कौन सा सरप्राइज देने वाली है, क्योंकि अब तक के इतिहास से मोदी सरकार का दूसरा नाम सरप्राइज गवर्नमेंट हो चुका था। तो 18 सितंबर 2023 को भारत में पुराने संसद से नए संसद में प्रवेश किया जाता है। फिर आता है 19 सितंबर 2023 का दिन, जिस दिन एक महत्वपूर्ण बिल पेश किया जाता है जिसका नाम है वुमेन रिजर्वेशन बिल या नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इसे ऑफिशियली संविधान का 128वां संशोधन भी। महिला आरक्षण बिल क्या है, इसके परिणाम क्या क्या है, और यदि यह इतना ही महत्वपूर्ण बिल था तो इसको आने में इतना समय क्यों लगा, इन सभी चीज़ों पर करेंगे बात। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पुनर्स्थापित करने की। सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 भारतीय संविधान सभा की पहली मीटिंग यानी इनॉग्रल मीटिंग, जिसकी अध्यक्षता उस समय के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस पूरी संविधान सभा में यानी 9 दिसंबर 1946 को उस पूरी संविधान सभा में केवल एक महिला सदस्य थी, जिसका नाम था सरोजिनी नायडू। बाद में इन महिलाओं की सदस्यों की संख्या 15 तक ही बढ़ी, जिसमें विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू और अन्य महिला सदस्य सम्मिलित थी। लेकिन उस समय भी संविधान सभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा की गई थी, यानी कई सदस्यों का मानना था कि महिलाओं को एक उचित आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय की महिला सदस्यों ने ही इसका विरोध किया था। उस समय के महिला एकमात्र दलित महिला सदस्य दक्षानी वेलायुधनम ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि हम महिलाओं को किसी विशेष आरक्षण की ज़रूरत नहीं, महिलाओं को केवल उचित अवसर ही दिया जाए तो वही काफ़ी है। यानी उस समय की महिलाओं की सोच ये थी। उसके बाद 1970 के दशक में सरकार ने एक कमेटी स्टेटस ऑफ वुमेन के नाम से गठित किया, जिस कमेटी ने 1974 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट को महिला आरक्षण का प्रथम प्रस्तावक माना जा सकता है, यानी यह पहला ऐसा रिपोर्ट था जिसने महिला आरक्षण को मंजूरी दी थी या लागू करने की कोशिश की थी। उसके बाद 1983 को कर्नाटक की राज्य सरकार ने अपने राज्य की पंचायतों में महिलाओं के लिए एक उचित आरक्षण की व्यवस्था की, यानी लगभग 25% महिलाएं पंचायत में चुनी जा सकती हैं। इसके बाद भी स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। इसी बिल के बाद 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने भी एक बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने यह प्रयास किया कि स्टेट या सेंट्रल लेवल में न तो पंचायती स्तर पर महिलाओं को एक उचित आरक्षण दिया जाए, लेकिन उनका यह प्रयास फेल था। उसके बाद 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके इस बिल को, या कह लीजिए राजीव गांधी के उन प्रयासों को लागू किया। यानी अब देश के पूरे पंचायतों में महिलाओं के लिए एक निश्चित सीट आरक्षित की जा सकती थी। इसके बाद भी महिलाओं को आरक्षण देने के लिए कई बार प्रयास किए गए। यानी 1996 में देवगौड़ा की सरकार ने भी ऐसा ही एक बिल लाया, जिसमें महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी। इस बिल को फर्स्ट वुमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से भी जाना जाता है। आगे चल के 1998 से 2003 के बीच में कई सरकारों ने ऐसे ही आरक्षण बिलों को पेश करने की कोशिश की। यानी 1998 से लेकर 2003 तक संसद में 4 बार महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया, लेकिन चारों बार यह बिल पूरी तरीके से फेल। कई पार्टियां या कई दल इसके विरोध में थे। क्यों विरोध में थे, इसको हम लोग आगे इस पर बात करेंगे। आगे 2004 में
अब यूपीए गवर्नमेंट की सरकार आती है, यानी कांग्रेस और उसके सहयोगी गठबंधनों की सरकार। जिसके बाद 2009 में यूपीए गवर्नमेंट ऐसे ही एक बिल को संसद में टेबल करती है, टेबल मतलब पेश करती है। जिसके बाद कई राजनेता इसका विरोध करते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें से मुख्य थे लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव, क्योंकि इनका अलग ही मांग था। यानी आपने सुना होगा कोटा विद इन कोटा, यानी इस आरक्षण में भी कुछ विशेष वर्गों को आरक्षित करना। जैसे इन नेताओं का तर्क ये था कि आप महिला आरक्षण बिल में ST SC को तो ST SC की महिलाओं को विशेष आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन वैसा ही विशेष आरक्षण OBC की महिलाओं को नहीं। तो आगे आपको बताएंगे कि क्यों OBC महिलाओं को विशेष आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, जबकि ST SC की महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया जा रहा है। 2010 में यूनियन कैबिनेट से महिला आरक्षण बिल को पास किया जाता है और इसे सीधा राज्यसभा में पेश किया जाता है, न कि लोकसभा में, क्योंकि कांग्रेस को ये पता था कि उसके कुछ सहयोगी दल ही इसका विरोध करेंगे और कांग्रेस के पास लोकसभा में बहुमत की संख्या नहीं थी कि वो इस बिल को पेश करा सके, जबकि राज्यसभा में उसके पास पर्याप्त संख्या थी जिससे कि वो इस बिल को पेश करा सकती थी। उसके बाद यह राज्यसभा में बिल पेश होता है, लेकिन राज्यसभा के बाद यह बिल लोकसभा तक पहुंचता ही नहीं है, यानी राज्यसभा पर ही ये रुक जाता है। आगे हम बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों है, हमारे देश में महिला आरक्षण बिल की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। तो आपको बताते चलें तो आप इस संख्या से इसको समझने में आसानी है। संसद में 81 महिलाएं सांसद हैं, यानी कि लोकसभा की 15% ही केवल महिलाएं सांसद हैं। उसके बाद राज्यसभा में ये घटकर 13% आ जाता है, यानी कुल मिलाकर हमारे देश के संसद में लोकसभा में 15% और राज्यसभा में 13% सांसद ही महिलाएं हैं। जबकि पहली संसद की बात करें यानी 1952 की बात करें तो यह परसेंटेज 5% से था, यानी उसके अनुसार तो ये बढ़ा ही है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है कि महिलाएं अपने भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। अगर UN के वुमेन रिलेटिव डाटा को हम लोग देखें तो रवांडा जैसे देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 61% है, वहीं क्यूबा में 53%, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में 20% और बांग्लादेश में 21% महिलाएं अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके कंपैरेटिव या इनके तुलना में हमारी स्थिति क्या है, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में महिला आरक्षण बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी। वैसे जब ये संसद में ये बिल पेश हुआ था तो संसद में कई अनिश्चितताओं के साथ ये बिल पेश हुआ था। इस महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में 19 सितंबर को पेश किया जाता है, जिसके बाद 20 सितंबर को इस पर वोटिंग कराई जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि वोटिंग के दिन 454 वोट इसके पक्ष में पड़े और केवल 2 वोट ही इसके विरोध में पड़े थे। वो 2 वोट AIMIM के सांसद असरुद्दीन ओवैसी और उनके एक सहयोगी सांसद द्वारा दिया गया था, क्योंकि उनका मांग ये था कि इस महिला आरक्षण बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। तो आपको ये जानना चाहिए कि हमारे देश के संविधान में किसी भी विशेष धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। यानी यदि आप मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देते हैं तो बौद्धिस्ट महिलाएं, जैन महिलाएं और अन्य धर्म की महिलाओं को भी आपको आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी, जो कि संभव नहीं है। उसके बाद यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 214 वोट पड़े, जी हाँ बिल्कुल 214 वोट पड़े, और विपक्ष में केवल और केवल 0 वोट, जी हाँ 0 वोट, यानी एक भी सांसद ने महिला आरक्षण बिल का विरोध राज्यसभा में नहीं किया। अब 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा इस पर मंजूरी भी दी जाएगी, लेकिन यह अनिश्चितता हमारे मन में या सभी के मन में बनी हुई है कि यह आरक्षण अब पास भी हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी भी आरक्षण को मिल चुकी है, लेकिन यह बिल का लाभ महिलाएं कब उठा पाएंगे, यानी महिलाओं को इस बिल या इस कानून का लाभ कब मिलेगा। तो ये तो मान ही लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बिल का लाभ महिलाओं को नहीं मिलने वाला, क्योंकि
इस बिल को पूरी तरीके से लागू करने के लिए या इस बिल को महिलाओं के पक्ष में लाने के लिए पहले आपको डिलिमिटेशन यानी परिसीमन और फिर उसके बाद सेंसस यानी जनगणना करवानी पड़ेगी, जिसके बाद आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन सी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी चाहिए और कितनी सीट आरक्षित की जानी चाहिए। और आप ये जानते चलें कि भारत में 2026 तक डिलिमिटेशन नहीं कराया जा सकता। वैसे आपको बता दें, डिलिमिटेशन वह एक प्रक्रिया है जिससे कि संसद में सीटों को लिमिटेड किया जाता है, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से वहाँ की एक सीट को निश्चित किया जाता है। यानी जैसे कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ पे लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, और जिस राज्य की जनसंख्या घटेगी तो वहाँ के लोकसभा की सीटें भी घटेंगी। इस प्रोसेस को ही डिलिमिटेशन कहा जाता है। अगला तर्क इसके विरोध में या इससे तर्क ये किया जाता है कि आपने लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण दे दिया है, लेकिन राज्यसभा में और राज्यों की विधान परिषद में महिलाओं का क्या, उसमें महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये कुछ तर्क थे जो महिला आरक्षण बिल पास होते हुए सांसदों द्वारा दिए गए थे। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और मुझे अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।